टॉपिक हमारा इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर में जो है हमारा G20 है, याद रखेंगे। वर्तमान में यह टॉपिक काफी प्रासंगिक है, चाहे यूपीसी एग्जाम हो या बीपीसी एग्जाम हो। तो आज हम देखेंगे यह संगठन क्या है और 2023 में इसका जो बैठक होने वाला है भारत में, उसको लेकर हमारी तैयारियां क्या है। इसके पहले जो इंडोनेशिया में बैठक हुई है उसमें क्या क्या टूर निकल कर आए हैं और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षाएं क्या है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है और चुनौतियां क्या है, इसे हम आज जानेंगे। यह हमारा ग्रुप 20 जो G20 ये जो संगठन है, आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। यह स्थापना इसलिए हुआ था क्योंकि 2000 के दशक में वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार का फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था। चाहे वो मैक्सिको का पेसो क्राइसिस हो, चाहे वो डेब्ट क्राइसिस हो, चाहे वो रशियन क्राइसिस 1998 की बात हो। तो इन सारी क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए जो वित्तीय संकट है उसका समाधान कैसे निकाला जाए, इसके लिए संबंधित देशों का सेंट्रल बैंक का गवर्नर तथा फाइनेंशियल मिनिस्टर के बीच में बैठक का प्लान बनाया गया था। इसको लेकर हमने G20 का स्थापना 1999 में किया। 1999 में G20 का स्थापना का मकसद यह था कि जो भी संबंधित देश हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर प्लस सेंट्रल बैंक का गवर्नर दोनों मीट करके समस्या का समाधान निकाले। उस समय अपेक्स लीडर का बैठक का कोई प्लान नहीं था और इसमें इस संगठन में ऑलरेडी सदस्यों की संख्या कितना है? तो 20 है। कैसे? 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। अब सवाल है कि 19 देश कौन कौन है? तो इंडिया है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है और ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और अमेरिका है और चीन है, इंडोनेशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, मैक्सिको है, फ्रांस है, इटली है और यूके है। ये सारे देश के अलावे अतिरिक्त हमारा यूरोपीय यूनियन है जिसमें सदस्यों की संख्या 27 है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये हमारे मेंबर हैं G20 में, इसे ध्यान में रखना है। तो आप जानते हो कि G20 का जो स्थापना हुआ था, इसका इनिशिएटिव G7 ने उठाया था। G7 विकसित देशों का संगठन है। इस प्रकार से G20 विकसित और विकासशील देशों का संगठन साबित हो गया है, याद रखेंगे। G7 में हमारा कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये सारा शामिल है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से G7 के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसका मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है और वित्तीय संकट को कम से कम करना है। 2008 में एशिया में संकट आ गया। उस संकट से सामना करने के लिए 2008 से ही ये सारे देशों का अपेक्स लीडर का बैठक शुरुआत हो गई और यह बैठक कब हुआ? 2008 में पहली बार अमेरिका में हुआ। अर्थात G20 का जो पहला बैठक होता है वो अमेरिका में 2008 में होता है, याद रखना है। हम तत्काल की बात कर ले तो हम तत्काल की बात करते हैं तो 2021 में जो इसका बैठक हुआ है इटली में हुआ है, 2022 में इसका बैठक हुआ इंडोनेशिया के बाली में और 2023 में जो बैठक होगा वो भारत में होगा। और यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने को ग्लोबल लीडर के रूप में हम पेश करें। आइए हम मैप पे देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा इसमें देश है। अमेरिका है, मैक्सिको है, हमारा ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है, रसिया है, यूरोपियन का शब्द ऑलरेडी हमारा देश है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड में अधिकतर देश इसमें शामिल है। अधिक का मतलब ऑलरेडी हमारा 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन का 27 देश इसमें शामिल है, याद रखना है। और इन सारे देशों को 5 ग्रुप में बांटा गया है। तो सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत किस ग्रुप में है? तो भारत ग्रुप नंबर 2 में है, याद रखना है। और किन देशों के साथ है?
तो इंडिया रसिया के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है और तुर्की के साथ है। यानी एक ग्रुप में 4 देश को रखा गया है, याद रखेंगे। और इस प्रकार से ग्रुप नंबर 2 में भारत शामिल है, ध्यान में रखेंगे। यह प्रश्न पूछ सकता है। सवाल है कि G20 का क्या महत्व है। G20 का महत्व यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी हमारा 80% कितना परसेंट, 80% जीडीपी को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। 75% इंटरनेशनल ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करता है, ये सारा देश मिलकर, और 60% पॉपुलेशन को डिनोट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। और इसका मकसद यह है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संकट को कम से कम कैसे किया जाए। लेकिन इसके अलावे आज इसका विस्तार हो चुका है लक्ष्यों का। इसके अलावा कई एक एजेंडा आ गए हैं। सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आर्थिक संकट से समाधान ये नहीं है, याद रखना है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो इंपॉर्टेंट इशू है उसको लेकर जबरदस्त यहां पे चर्चा चल रही है। इसको लेकर हमने अभी बाली में बैठक किया है और बाली में जो बैठक किया है तो उसमें क्लू निकल कर क्या आया। सबसे पहले तो यूक्रेन रसा वार हो रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वार हो रहा है इसको जबरदस्त निंदा किया गया है, क्योंकि यह युद्ध, यह राजनीतिक युद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकट पैदा कर रहा है, ग्लोबल इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है, ग्लोबल रिसेशन को बढ़ा रहा है और ये आईएमएफ की चेतावनी है, याद रखना है। तो इस प्रकार से युद्ध का निंदा किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कहा कि यह युद्ध का समय नहीं बल्कि बुद्ध का है, इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्धिमानों के शरण में रहो जो बुद्धि की बात करता है, युद्ध की बात नहीं करता है। हम एक होकर रहें और हम सात्विक विचारधारा के साथ चले। और ये बहुत बड़ा मैसेज है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बाली में जो दिया गया है, याद रखेंगे। बाली में एक और चर्चा हुई है ग्रीन इनिशिएटिव की। मतलब ये कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध का संकट मंडराया हुआ है, आप जानते हो गेहूं का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ा निर्यातक है रूस है। इसके अलावा यूक्रेन भी बहुत सारे खाद्य हमारा उत्पादन को पूरे यूरोप को सप्लाई करता है और ये सप्लाई पूरी तरह काला सागर में बाधित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे मिलिट्री उपस्थित है रसिया का और इसके पूरे बंदरगाहों पे घेर चुका है। इस प्रकार से फूड सप्लाई चेन बाधित है। तो इस प्रकार से यह संकट बना हुआ है, इसलिए ग्रीन इनिशिएटिव उठाया गया। तुर्की और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मध्यस्थता में रसिया तैयार हो गया है कि ठीक है, मैं फूड सप्लाई को स्टार्ट कर दूंगा, फूड सप्लाई को मैं रोक नहीं लगाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो बाली सम्मेलन 2022 में उभर कर आया है। बाली सम्मेलन में डिजिटल लिटरेसी की बात हुई है, हमारा डिजिटल लिटरेसी की बात हुआ है, याद रखना है। आने वाले समय में कंप्यूटर का युग है, वर्तमान में भी कंप्यूटर का युग है। हर हाल में हमको ऑनलाइन लेन देन में एकदम एक्सपर्ट करना होगा, डिजिटली हमको अवेयर होना होगा, एक्सपर्ट होना होगा, जानकार होना होगा। इसको लेकर लिटरेसी की बात हुई है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत सहित कई अनेक देशों में डिजिटल प्रोसेस को लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अधिकतर लोग इसके बारे में जानता नहीं है और आने वाले समय में जो भी लेन देन होगा वो डिजिटली होगा। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी की बात हम सिर्फ कर नहीं रहे हैं बल्कि उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नेट जीरो प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत को डिजिटली लिटरेट करने का हमने प्लान बनाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हमने लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग भारत में 44 करोड़ लोग जुड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंडियन पीपल, याद रखना है। इस प्रकार से हम देखते हैं एक और मुद्दा इसमें आया है, फूड क्राइसिस की बात, खाद्य संकट की बात।
स्पष्ट कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वास्तव में खाद्यान्न का अभाव नहीं है, लेकिन जिस गति से इसके रेट में वृद्धि हो रही है, इसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में खाद्य की उपस्थिति कम से कम हो जाएगा। गरीब देश अनाज को खरीद नहीं पाएगा तो बेचारा अपने लोगों को पेट कैसे भरेगा, लोग भूख के कारण मारे जाएंगे और यह चिंता का विषय है। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है कि वर्ल्ड में भी लगभग 7 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार है। यह बहुत बड़ी बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर फूड चेन सप्लाई की बात किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी कारण से खाद्य जो पहुंच है उसको किसी प्रकार से रोकना नहीं चाहिए। खाद्य सप्लाई को, यदि आप फूड सप्लाई को आप रोक रहे हैं, इसका मतलब आप जीवन को रोक रहे हैं, मृत्यु की ओर आप कूच कर रहे हैं और यह नहीं होनी चाहिए। यह बाली सम्मेलन में आया है। अब हम 2023 में जो हमारा बैठक होगा भारत में, तो इसको लेकर क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या चुनौती है, क्या क्या अवसर है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा करेंगे आर्थिक अस्थिरता को लेकर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के कारण, कोविड-19 के कारण जो वर्ल्ड में प्रेशर बना हुआ है, इस कारण से आर्थिक अस्थिरता पैदा हो गया है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पैदा हो गया है। उसको स्टेबल करने के लिए हमें प्रयास करना होगा और यह भारत कदम उठा चुकी है कि इन सारे मुद्दों को उठाएगा, दिल्ली में और विश्व के महत्वपूर्ण देशों के बीच में इसको लेकर कॉन्सेंसस बनाएगा और एक समाधान का तलाश करेगा। इसलिए आर्थिक अस्थिरता हमारा बहुत बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर आप जानते हो, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हमारा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, उसको कम करने का हर हाल में हमें प्रयास करना होगा। और इसके लिए हमने कोप समिट में बीड़ा उठाया है और क्लाइमेट फंड को लेकर जो कंसेंसस बना है, जो ट्रांजिशनल कमेटी का गठन हुआ है, उसका सही ढंग से निर्वहन हो सके। विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है ताकि उस सहायता के माध्यम से वो तकनीक खरीद सके जिसके बल पर वो अपने कार्बन उत्सर्जन को कम से कम कर सकता है। यह बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है भारत इसे भी बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में पेश करने जा रहा है। तीसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन है उसमें सुधार की बात होगी। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक भारत सदस्य परमानेंट क्यों नहीं बना, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन ऐसा देश है जो भारत को बनने से रोक रहा है और वो कब तक रोकेगा? सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ब्राजील का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जर्मनी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये सारे लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी तो वो अपनत्व का भाव पैदा होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को लेकर उसे उठाने में और लोगों की आवाज बनकर काम करेगा। इसमें भारत की अहम भूमिका है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संस्थानों को में सुधार की बात कर रहा है, चाहे IMF की बात हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो। इसमें विभिन्न प्रकार के सुधार का मांग भारत कर रहा है और ये सारे मुद्दे को जबरदस्त भारत उठाने जा रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट, ग्लोबल हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस कारण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का हेल्थ बिगड़ता जा रहा है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कोविड-19 है और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है और इसको लेकर भारत सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर के रूप में आया है और भारत अब तो ऑलरेडी नेजल वैक्सीन का रिसर्च कर लिया है। हमारा बायोटेक जो हैदराबाद है वो ऑलरेडी नेजल वैक्सीन डेवलप कर लिया है। 2 बूंद नाक में डालिए और कोरोना से अपने को बचाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को लेकर समाधान के लिए भारत प्रयास कर रहा है, तो एक संभावना है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल लीडर के रूप में उभरेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि गरीब देशों तक ये वैक्सीन पहुंचनी चाहिए और लोगों की जान बचनी चाहिए। और इस तरह काम यदि भारत कर रहा है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर क्यों नहीं? इसे तो होना चाहिए।
परमानेंट मेंबर में वो राष्ट्र है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्या पैदा कर रहा है, उसको लेकर सप्लाई चेन बाधित है, और वो हमारा चाइना है। वहां तो भारत होना चाहिए था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाधान के रूप में पेश हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, इन सारे मुद्दों को उठाने की बात है। और हमें गर्व है कि आज जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, ऑलरेडी उसमें हमें गर्व है, क्योंकि अपने विचारों को वो बहुत अच्छे ढंग से अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखते हैं और लोगों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी साबित हो सकती है। अगला टॉपिक हमारा होगा फूड सिक्योरिटी को लेकर। जैसा कि हमने बात किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट है कि 7 करोड़ लोग अभी भूख का शिकार है, तो उन लोगों तक अनाज पहुंचनी चाहिए, और ये अनाज नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अनाज महंगा हो रहा है, अनाज का अभाव नहीं है, लेकिन महंगाई के कारण वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। भविष्य में इस तरह का संकट बढ़ेगा तो एकदम भूख से मौत बढ़ेगी, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्म का विषय हो सकता है कि एक तरफ अनाज पड़ा हो, दूसरी तरफ भूख हो। ये ठीक बात नहीं है। हमारे यहां जो मनरेगा का शुरुआत हुआ, इसका कंसेप्ट यही था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक तरफ तेरे यहां अनाज सड़ रहा है और लोग भूख के कारण मर रहे हैं, ऐसा करो सस्ते दर पर लोगों को उपलब्ध कराओ। और इसके लिए हमने क्या लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया, और लोगों तक अनाज हम पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 में भारत जिस तरह से अपने लोगों को भूख को कम किया है और भूखमरी से किसी को मरने नहीं दिया है, ये बहुत बड़ी सफलता है भारत सरकार के लिए। और लोगों को कोविड डोज पहुंचाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूरतमंद देशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराना, ये दो तरफा जो भारत ने काम किया है, वास्तव में भारत आज वर्ल्ड गुरु के रूप में उभर कर आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुद्दा हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास को लेकर हमने जो 17 पॉइंट तय किया है, उसको हर हाल में हमको 2030 तक हासिल करना है। कैसे हासिल करेंगे, इसको लेकर क्या रुकावटें आ रही हैं, इसको हासिल करने में विकसित देश क्या मदद कर सकता है विकासशील देशों को, यह मुद्दा बहुत बड़ा साबित हो सकता है, याद रखेंगे। भारत विकासशील देशों का, छोटे छोटे देशों का आवाज बनकर उभरी है, और विकसित देशों के निकट ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय समस्या को रखने का काम करेगी, याद रखना है। और वो रख रही है बहुत अच्छे ढंग से। इस प्रकार से क्यों, क्योंकि बहुत सारी समस्या का शिकार है छोटे छोटे देश या छोटा छोटा द्वीप जो है, उन सारी समस्याओं को उठाकर ऑलरेडी भारत उन लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकती है और विकसित देशों से मदद का गुहार लगा सकती है। IMF जो चेतावनी दिया है इन्फ्लेशन और रिसेशन को, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महंगाई से कैसे बचा जाए और ऑलरेडी मंदी से कैसे बचा जाए, इसको लेकर क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सदस्य देशों को उठाने की जरूरत है। आप कहेंगे इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन बाजार की वैसी स्थिति है जिसमें वस्तु का दाम बढ़ जाता है और मुद्रा का वैल्यू कम जाती है। दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई इसी को बोला जाता है। रिसेशन क्या है, रिसेशन बाजार की वैसी स्थिति है जिसमें बाजार में वस्तु होगा लेकिन खरीदने वालों का अभाव होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं होता है, उसके अंदर खरीदने की क्षमता नहीं होता है, तो ये मंदी है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दो समस्या आने वाली है और ये IMF का चेतावनी है, इसको लेकर हमें काम करने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि G20 वास्तव में ऑलरेडी सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल मिनिस्टर का ही ग्रुप था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संकट को कम से कम करने का प्रयास करने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो उस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। और ये सारा सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर जो है साल में इसको लेकर 2 बार मिलता है, एक तो बैठक के पहले और एक बैठक के बाद, जबकि एपेक्स लीडर का जो बैठक साल में 1 बार होता है, याद रखना है। यह बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान में रखेंगे। क्लाइमेट फील्ड हमने कर दिया है, यूएनएससी में सुधार की बात हो रही है। भारत कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सदस्य बननी चाहिए और इसके लिए जो अवरोध आ रहा है उसको हटाना होगा।
अभी हमारा देखो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दिसंबर 2022 में भारत जो अध्यक्षता कर रहा है, उसे भारत ने जबरदस्त आवाज उठाया है कि वर्तमान में यदि यूएनएससी में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में यूएनएससी की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी और छोटे छोटे जो संगठन बन रहे हैं उसकी भूमिका बढ़ जाएगी। इसलिए समय के साथ यदि आप सुधार कर लीजिए, अन्यथा आप अप्रासंगिक हो जाइएगा, याद रखना है। यह बहुत बड़ी चेतावनी है भारत का, याद रखेंगे। इसके अलावा इस बैठक में बहुत बड़ा इशू यह होने जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्री और ऑलरेडी ईस्टर्न कंट्री के बीच में विभिन्न मुद्दा को लेकर जो संघर्ष चल रहा है अभी, उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है। क्या इस सम्मेलन में रसिया का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति साथ मिलकर ऑलरेडी बात कर सकता है? क्या इस बैठक में मिस्टर मोदी और मिस्टर जिनपिंग एक साथ बैठक बात कर सकता है? और यदि होता है तो यह अच्छी बात है, नहीं होगा तो खराब बात है। इसलिए वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर में कैसे मध्यस्थता किया जाए, कैसे मीडिएटिंग किया जाए, यह भी एक चुनौती बना हुआ है। हमें लगता है भारत इसे सही ढंग से निपट लेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद मुद्दा गंभीर है और इन मुद्दे को निपटने के लिए यह बहुत बड़ा मंच साबित हो सकता है, क्योंकि यह मंच विकसित और विकासशील देशों का है और ये भारत इस मुद्दा को जबरदस्त उठाएगा कि एक ऐसा नकारात्मक मुद्दा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नेक्सस बना चुका है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को यह तोड़ता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इंटरनेशनल अनरेस्ट को बढ़ाता है और यह ठीक बात नहीं है। इसको लेकर हमें काम करने की आवश्यकता है और इसको लेकर हमने अभी ऑलरेडी नो मनी फॉर टेररिज्म नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसे बहुत सारे देशों ने ऑलरेडी मिलकर भाग लिया है और अभी हमने दिल्ली में सबमिट किया है। हम इसे मिटाकर रहेंगे और यह बहुत बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। भारत विकासशील देशों का आवाज बनकर उभरने का एक प्रकार से बहुत बड़ा मंच है G20 और हमें लगता है अपनी आवाज के माध्यम से लोगों की आवाज बनकर अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो भी समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास करेगा और उसके बातों को उठाएगा। अफ्रीकन कंट्री जिसे पिछड़ापन है, अति पिछड़ापन है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वहां खाद्य सुरक्षा कैसे उपलब्ध कराया जाए, ग्रीन एनर्जी कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर चर्चा होगी और यह बैठक सितंबर 2023 में होने वाला है और वो दिल्ली में होने वाला है। चैलेंज तो ये बात है कि सितंबर का महीना बड़ा बारिश का महीना है और उस समय दिल्ली से पानी भरा जा सकता है, तो ये भी एक चुनौती केजरीवाल के लिए बना हुआ है कि इस मीटिंग को कैसे सफल ढंग से संचालन किया जाए, याद रखना है। इसके अलावा ऑलरेडी साउथ टू साउथ की बात हो रही है। जो हमारा कर्क रेखा के नीचे जो हमारा देश है, साउथ जो कंट्री है, साउथ पोल में जो भी कंट्री है उसमें अधिकतर लोग उपेक्षित है, तो कैसे इनका कल्याण होगा, इसमें G20 क्या कर सकता है, साउथ टू साउथ कनेक्शन कैसे कोऑर्डिनेट हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चाएं होगी। यह भारत के लिए अवसर की बात है कि विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भारत लोगों को संज्ञान में ले और समाधान के लिए एक अवसर का तलाश करे और यह मंच इस रूप में काफी सटीक साबित हो सकता है, याद रखना है। तो यह हमारे चैलेंज है। यदि इस तरह का मंच को भारत समस्या समाधान के लिए प्रयास करता है तो वास्तव में ये ग्लोबल लीडर के रूप में उभरेगा और हमें लगता है आने वाले समय भारत के पक्ष में होगा। G20 से और सवाल क्या पूछ सकता है कि शेरपा क्या है, तो शेरपा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सदस्य देशों के बीच को कोऑर्डिनेट करता है और एजेंडा तय करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो अभी इसका शेरपा जो है सीईओ है, याद रखना है, अमिताभ कांत नीति आयोग का सीईओ रह चुका है और ये साहब G20 का शेरपा है, याद रखें। जहां तक ट्रोइका की बात है तो ट्रोइका में 3 देश होता है शामिल। इसका मतलब जो वर्तमान में हमारा सम्मेलन होने वाला है वो देश
पिछला जो सम्मेलन हुआ है वो देश और नेक्स्ट सम्मेलन जहां होगा वो देश, अर्थात पिछला सम्मेलन 2022 का इंडोनेशिया में हुआ, ट्रोइका में शामिल है। इंडिया में 2023 में होगा, ट्रोइका में शामिल है। ब्राजील में 2024 में होगा, ट्रोइका में शामिल है, याद रखना है। अब सवाल आपसे पूछ सकता है कि ऑलरेडी G20 में मेंबर भारत कब से कब तक के लिए है? तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक है, याद रखना है। अध्यक्षता वही देश करता है जहां पर यह सम्मेलन होने वाला है। जहां तक सेक्रेटेरिएट की बात है, जहां इसके सचिवालय की बात है, तो अभी तक इसका सचिवालय कहीं निर्माण नहीं हुआ है। सचिवालय का व्यवस्था वही देश करेगा जहां पर इसका बैठक होने वाला है, और दिल्ली में यह व्यवस्था चुस्त दुरुस्त से चल रही है, याद रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह संगठन काफी प्रासंगिक है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को वन अर्थ वन फैमिली के रूप में बदलना है। पूरे वर्ल्ड को वन अर्थ वन फैमिली के रूप में बदल रहा है। पूरा विश्व हमारा एक क्या है? परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। हमारा परिवार जैसा है और हम लोगों की कल्याण हम चाहते हैं, और इसके लिए हम अधिक से अधिक कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, ऊर्जा सुरक्षा की बात हम करते हैं, याद रखना है। और यह संगठन काफी प्रासंगिक है। अब सवाल है कि संगठन से किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है? तो प्रश्न ये होगा कि G20 का स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। G20 किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो G7 के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे सारे देश जुड़ते गए, और ऑलरेडी इसका पहला बैठक कहाँ हुआ? तो वो अमेरिका में हुआ। इसके अलावे 2021 का बैठक कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ। 2022 का बैठक कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। 2023 का बैठक कहाँ होगा? तो भारत में होगा। और यह कैमा बैठक होगा? तो 17वां बैठक होगा। यह पहली बार है कि G20 का अध्यक्षता भारत को मिला है, और यह भारत के लिए गर्व का विषय है। यह ध्यान में रखना है। इसके अलावा और सवाल हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड जीडीपी का कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है? 80% रिप्रेजेंट करता है। और इंटरनेशनल ट्रेड का कितना परसेंट डिनोट करता है? तो 75% डिनोट करता है। इंटरनेशनल पॉपुलेशन का कितना परसेंट डिनोट करता है? तो 60% डिनोट करेगा। G20 को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 ग्रुप से बांटा गया है। G20 किस ग्रुप में शामिल है? तो ग्रुप 2 में शामिल है, याद रखना है। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा शेरपा कौन है? तो मिस्टर अमिताभ कांत है। ट्रोइका में कौन कौन देश शामिल है? तो ये सारा शामिल हो जाएगा। हो सकता है ऑलरेडी ब्राजील न देकर इटली दे दे, तो पहले देश ये भी है, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। तो यह ध्यान में रखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो पीटी का सवाल हो गया। मेंस का सवाल क्या हो सकता है? मेंस का सवाल ये हो सकता है कि G20 संगठन क्या है? वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, और महंगाई और मंदी की जो संभावना है, उसे निपटने में किस तरह से ये सफल हो सकता है, और भारत में इसकी भूमिका क्या है, और भारत के लिए यह संगठन कैसे महत्वपूर्ण है। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार, गेस्ट फैकल्टी, पटना यूनिवर्सिटी। जय हिंद।